Investment ideas simplified. Knowledge partner Deloitte. Print partner Midday. And Business Standard. बढ़ता निर्माण, बढ़ता कल्याण, बढ़ शिक्षा और सम्मान और बढ़ता है भारत जब आप टैक्स चुकाते हैं। याद रखिए, मार्च में समाप्त हो रहे महीने तिमाही के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च 2012 है। समय पर कर भुगतान करें, देश के विकास में योगदान करें। वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। ऐसे में आपका घर का बजट कैसा होना चाहिए, आपकी खुद की पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया भी जुड़ गए हैं। लखोटिया जी, आप बताइए, आपको बजट कैसा लगा? अजी, मेरे बजट के अच्छा लगने नहीं लगने से क्या आशा इतनी गहरी की थी और लगा कि सपना ही टूट गया, क्योंकि बजट के अंदर जिस प्रकार से डीटीसी लागू नहीं होने पर भी अन्य प्रावधान लाए गए हैं, तो करदाताओं की इच्छा और आशा ये थी कि डेफिनेटली एग्जम्पशन लिमिट बढ़ेगी, हमारे को इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा छूट मिलेगी, मकान के ब्याज के ऊपर छूट मिलेगी। कुल मिलाकर कुछ नहीं मिला, टैक्स बच गया ज्यादातर करदाताओं के लिए साल का 2000 रुपए और महिलाओं के लिए केवल 1000 रुपए। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी नहीं बचा। हाँ, 10 लाख से ज्यादा इनकम अगर है तो चलो 22,000 बच गया, पर कुल मिलाकर 22,000 साल भर की बचत। और इसके कंपेरिजन में एक्स्ट्रा लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलवे बजट, इन सब कुल मिलाकर घर का बजट तो खराब होना ही होना है। गौरव, वित्त मंत्री ने बचत खाते में भी जो ब्याज उस पर कुछ छूट का प्रावधान दिया है, 10,000 तक के ब्याज की बात की गई थी। क्या इससे वाकई कुछ फायदा होगा? आप सलाह देंगे कि इस जो ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया उसका फायदा उठाया जाए? कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक कैलकुलेशन करे कि अगर 4% ब्याज का दर पकड़ ले सेविंग्स अकाउंट पे, तो जब मैं 2.5 लाख रुपए बैंक में रखता हूँ पूरे साल तक, तो मुझे मेरा ब्याज 10 आता है। अभी अगर 6% पकड़ ले तो थोड़ा कम। अभी अगर 2.5 लाख रुपया पूरे साल भर में मैंने सेविंग्स अकाउंट में रखा तो मेरा 10,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा। अभी अगर मैं 30% ब्रैकेट में हूं तो मेरा टैक्स सेविंग 3,000 रुपया है। तो 3,000 रुपया टैक्स बचाने के लिए 2.5 लाख रुपया पूरे साल के लिए सेविंग्स बैंक में रखना, ये कोई फायदे की बात नहीं है, कोई सेंसिबल बात नहीं है। तो पुराना एक सेक्शन था, सेक्शन 80L, जहां पे ये प्रावधान थे, वो सेक्शन, ये सेक्शन तो हालांकि चेंज कर दिया है 80TTA करके, लेकिन इससे कोई ज्यादा बेनिफिट होगा ऐसा कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे। लखोटिया साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं हमारे साथी से पूरा डिफर करता हूँ। क्या करूँ, इसलिए डिफर करता हूँ। नॉर्मल तो ये सेंस की बात है कि सेविंग्स अकाउंट में क्यों रखूं, पर सेविंग्स अकाउंट में आजकल ब्याज ज्यादा हो गया, इसलिए लोग रखेंगे। और दूसरी बात, जिसकी वजह से लाखों, कम से कम 10 लाख लोग इसका लाभ लेंगे, और वो कारण है कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट आया वित्त मंत्री जी का कि 5 लाख तक की साल भर की अगर हो आपकी सैलरी, अन्य कोई इनकम नहीं हो, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसे वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी केवल सैलरी इनकम है और सैलरी इनकम 5 लाख तक है और सेविंग्स बैंक में पैसा रखते हैं, वे सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे ताकि 10,000 रुपए तक के ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं लगे और रिटर्न भरने की चिंता से मुक्त हो जाए। सुमित, आप इस पूरे जो बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है उसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग में कहाँ फिट इन करते हैं या करते भी है या नहीं? मैं जरा लखोटिया साहब से डिफर करूंगा इसमें। मेरा ये अमूमन नज़रिया रहा है और ये एक्सपीरियंस रहा है, जब लोगों के साथ हम बैठते हैं, सेविंग्स बैंक में जो लोग पैसे रखते हैं वो सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते ही नहीं है, वो ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। बहुत मुश्किल होता है उनको अपने आप को कंट्रोल करना कि उसमें से हम पैसे ना निकालें, किसी और चीज़ के लिए यूज़ ना करें। अगर आप जितना उनको इंकरेज करेंगे कि आप सेविंग्स में ज़्यादा रखिए, तो मेरे को लगता नहीं कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के गोल्स अचीव हो सकते हैं। बिकॉज डिसिप्लिन रखना सेविंग बैंक अकाउंट में बहुत मुश्किल है, बिकॉज कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं उसमें। वेल्थ क्रिएशन भी नहीं होता है, सेविंग्स बैंक में पैसे रखने से वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। हालांकि सेविंग्स इमरजेंसी में पैसे काम लग गए, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से कोई फायदा नहीं है उसका। पर अगर सच माने ना और बिल्कुल सच बात करें तो सच तो यह है कि भारत के 80% टैक्स पेयर, चाहे छोटी इनकम हो, बैंक के सेविंग्स अकाउंट से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको दिखलाते ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है सरकार ने सोचा कि चलो माफ ही कर दो, क्योंकि ज्यादातर लोग दिखलाते ही नहीं है 500, 1000, 2000 रुपए को, इसलिए एग्जम्पशन किया गया है ये। बिल्कुल। तो अब चलते हैं, हमारे दर्शकों के भी कुछ सवाल हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं मुंबई से प्राजक्ता टैक्स बेनिफिट के बारे में क्या पूछना चाहती हैं। मेरा नाम प्राजक्ता है और मुझे पूछना है कि आज जो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है उससे आम आदमी को और खासकर महिलाओं को क्या बेनिफिट हुआ है?
हेमंत, इसका जवाब आपसे चाहेंगे, बताएं क्या बेनिफिट मिल सकते हैं महिलाओं को? देखिए, जैसे अभी हमने बात की कि महिलाओं को जो बेनिफिट है वो 1,90,000 तक उनका, जो अगर हम बात करें टैक्सेबल नहीं था उनका, अभी 10,000 बढ़ा है, तो करीब उस लेवल पे सिर्फ 10,000 का फर्क है इनकम में, और 1,000 का फर्क पड़ेगा इनफैक्ट 10% पे। अगर हायर इनकम ग्रुप में है तो जैसे हमने बात की कि वो 22,000 के करीब उतना फर्क पड़ता है। तो महिलाओं में और पुरुषों में कोई ज़्यादा वहाँ पे फर्क नहीं, जितना बेनिफिट है वो दोनों को उतना ही है बराबर। चलिए, अगली दर्शक भी एक महिला ही है और इन्हें बढ़ती महंगाई और टैक्स सेविंग के बारे में कुछ पूछना है। मेरा नाम गौरी है। मेरा क्वेश्चन है, इतनी महंगाई बढ़ गई है तो ऐसे में क्या टैक्स सेविंग के लिए कोई स्कीम्स नहीं है, या बजट में क्या कुछ इसका प्रोविज़न किया गया है? गौरव, महंगाई बढ़ गई है और इस बार बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं इस बजट के बाद। ऐसे में अगर टैक्स सेविंग कोई नया इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा अनाउंस किया गया? नया स्पेसिफिक तो नहीं, एक जो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम की उन्होंने बात की, हालांकि उसकी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन अगर 10 लाख तक की आपकी इनकम है और अगर 50,000 तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50% उसका बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसकी कंप्लीट डिटेल्स नहीं है कि ये सिर्फ डायरेक्ट इक्विटी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसका क्लियरेंस नहीं है। उसके अलावा जो लास्ट ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में ATCCF की बात नहीं करता, जो टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के इश्यू आए थे उसकी लिमिट ये टाइम बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के इश्यू आएंगे तो आप उसमें भी निवेश करके टैक्स का फायदा ले सकते हैं। ये दो प्रेडोमिनेंटली बेनिफिट्स है, उसके अलावा खास कोई बेनिफिट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की जो बेनिफिट थे उसमें थोड़ा दिक्कत ये हो सकती है कि अब तक ऐसा था कि अगर मेरा प्रीमियम 20% है सम अश्योर्ड से, तो मुझे टैक्स बेनिफिट बनता था, ये घटा के भी 10% कर दिया है। तो ऊपर से जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लेते थे उस पर भी टैक्स बेनिफिट कम हो जाएगा। चलिए, फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे, जानेंगे कि वित्त मंत्री के बजट से आपके पर्सनल फाइनेंस की पूरी प्लानिंग पे क्या असर पड़ा है, कैसे से हैंडल किया जाए। अब आप बने रहिए हमारे साथ।